है एक मानव जी। की, कि वो गुस्से में कुछ इतना ज़्यादा कर जाता है कि जो वो आम तौर पे शायद ना करता। तो जी, अगर एक मुझे एक ऐसा एक लगता बड़ी है। खबर इसी से रिलेटेड, जो गुस्से की आपने बात की, तो ईरान प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान, उन्होंने अब ये प्रण लिया है कि वी विल अवेंज द डेथ ऑफ खामेनेई। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये हमारी लेजिटिमेट ड्यूटी है टू अवेंज द किलिंग, द असैसिनेशन। लेकिन हमने ये देखा है कि पिछली बार जब युद्ध हुआ था, तो ईरान ईरान के टॉप कमांड को बहुत आसानी से मार दिया था इजराइल ने और यूएस ने मिलकर के। अब इस बार आपको लग रहा है कि ईरान, चलिए बातें तो कर रहे हैं, लेकिन जब एंड रिजल्ट आता है या एंड मोमेंट आता है, तो अब खामेनी को भी पहले दिन ही मार दिया गया। तो बातें तो कर रहे हैं ईरान, लेकिन अभी भी आपको लगता है उनके पास इतने मिसाइल्स हैं? क्योंकि एक स्टेटमेंट कल यह भी आया था कि अभी हमने केवल अपने पुराने स्टॉक पाइल्स को यूज किया है, नया तो अभी हमने इस्तेमाल भी नहीं किया। तो किसके मिसाइलें पहले खत्म हो सकती हैं? पैट्रियट मिसाइल्स इतने लेकर के गए हैं ये सारे जो युद्धपोत हैं, कि जो ईरान के मिसाइल्स है वो उस पर भारी पड़ेंगे? ईरान देखिए, जब ईरान पे पिछली बार हमला हुआ था तो कहीं न कहीं ईरान को अंदेशा हो गया था कि ये बात जो है, ये केवल बातचीत से सुलझने वाली तो नहीं है। जी। तो मैं समझता हूँ कि बीच में ऐसी खबरें भी आई थी कि उन्होंने चाइना से जो है काफ़ी मिसाइल्स खरीदी, और जी। हो सकता है कि रशिया से या नॉर्थ कोरिया से भी कुछ इस तरीके से किया हो, जिसकी जी। जानकारी हमें नहीं है। लेकिन एक आम तौर पे होता है कि जब एक देश को ये अंदाज़ा हो जाता है कि उस पे हमला एक बार हो चुका है और आगे होगा, तो वो अपनी तैयारी उसी हिसाब से कर लेता है। जी। लेकिन इस बात को आप देखिए कि यूएस के पास जितना बैकअप है, उतना तो शायद किसी के पास भी नहीं होगा रशिया को छोड़ के। जी। तो लेकिन ये है कि लड़ाई जो है केवल मिसाइल से नहीं होती है। जब ईरान जैसे बड़े देश की बात करते हैं, तो आपको जो सोल्जर्स हैं, आपको ज़मीन पे उतारने पड़ेंगे। आप केवल मिसाइल से वहाँ पे तबाही तो मचा लेंगे, जी। लेकिन जंग जीतने के लिए आपको ज़मीन पे सोल्जर्स को आना पड़ेगा, और कहीं न कहीं आपको ईरान की टेरिटरी के अंदर आना पड़ेगा। और जी। वहाँ पे जो है बहुत मुश्किल हो जाती है फिर लड़ाई। फिर टेक्नोलॉजी की लड़ाई उतनी नहीं रह जाती है। फिर जो जिसे हम कहते हैं कि मैन बिहाइंड द वेपन, फिर वो लड़ता है, और वहाँ अमेरिकन्स का रिकॉर्ड और इतिहास जो है वो बहुत कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छे से लड़ जी, पाते हैं। बूट्स ऑन द ग्राउंड, टेक्नोलॉजी में इवन उनकी इन सुपीरियॉरिटी अफगानिस्तान, ये है। बात हम कर रहे थे कि बूट्स ऑन द ग्राउंड की जब बात आती है, तो वो हमेशा मुंह की खाते हैं। अभी एक और काफी बड़ी डिटेल आ रही है और बहुत ही दिल दहलाने वाला वीडियो है, जो कि दुबई से है, ऑफ अ हाई राइज बिल्डिंग विच इज ऑन फायर। और इरानियन मीडिया का ये क्लेम है कि उन्होंने दुबई में सीआईए का ऑफिस सक्सेसफुली हिट किया है। अभी हम बात कर ही रहे थे मेजर चतुर्वेदी की, वो क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं दुबई पे और अबू धाबी पे। तो अभी ये स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने सीआईए का जो ऑफिस था उसको हिट किया है। हमारे साथ तेजावत साहब भी हैं, अरविंद तेजावत, जो हमारे साथ सुबह से बने हुए हैं और काफ़ी कुछ हमें बताया कि क्या हो रहा है और ईरान की परिस्थिति क्या है, आगे क्या होगा। तेजावत साहब, नई डिटेल, सबसे नई डिटेल जो आ रही है वो ये है कि सीआईए के ऑफिस को, उस बिल्डिंग को हिट किया ईरान ने, और इसको एक अपना नया सक्सेस बता रहे हैं। और पेजेस्कियान जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अब बोला है कि दिस इज आवर लेजिटिमेट ड्यूटी टू अवेंज द डेथ ऑफ खामेनेई। तो आप कैसे देख रहे हैं, ईरान कुछ इसमें हड़कंप मचा पाएगा कि आज ट्रंप कंप्लीटली इस चैप्टर बंद कर देंगे आज की रात? क्योंकि उन्होंने बोला है कि दिस विल बी द काइंड ऑफ स्ट्राइक दैट द वर्ल्ड हैज नेवर सीन। देखिए, ट्रम्प की बात पार्शियली सच तो है कि ये ऐसी स्ट्राइक थी जो कि वाकई इससे पहले नहीं हुई थी। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि एयर स्ट्राइक से किसी भी कंट्री हेड को उन्होंने मार गिराया और वहां रिजिम चेंज हो जाएगी, मतलब कि उसकी जगह कोई नए कंट्री हेड आ जाएंगे। जी। तो इसका हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि यह सब हो रहा है। तो एक तो ये बात तो है ही नगेन साहब। दूसरा, हमें ये कि जो सीआईए का ऑफिस वाला जो मामला है, वो ये कि ऑफिस दरअसल चाहे वो रॉ का हो, सीआईए का हो, मोसाद का हो, वो इस तरीके से काम नहीं करते जैसे कि जो नॉर्मली ऑफिस करते हैं। जी। जैसे कि हमें ये भी पता है कि जो यहाँ पे हमारे जो भारत में भी रॉ का जो हेड ऑफिस है, जी। उसके ऊपर मत्स्य विभाग लिखा हुआ है। सबको पता है कि ये रॉ का या आईबी का ऑफिस होता है, पर सबको जी। मालूम होता है, पर बावजूद उसके डिपार्टमेंट वगैरह कुछ वो छुपा के रखते हैं वो लोग।
तो वैसा ही लगभग CIA का भी मामला है। और इसका एक खास कारण नगीन साहब ये हो सकता है कि दरअसल वहां पे हमले करके ईरान दरअसल वहां के जो लोगों में एक तरीके का खास तरीके का ये लाना चाहता है, क्योंकि चाहे सऊदी अरेबिया हो या तमाम मुस्लिम कंट्रीज हो, जी वहां पे ईरान की हुकूमत को सपोर्ट करने वाले काफी बड़ी तादाद में लोग हैं। तो वो उसी टाइप की किसी न किसी तरीके की जन उभार को जी उभारना चाहते हैं, वहां के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि देखिए इस्लाम की लड़ाई है, आप लोग भी साथ में आए। और जी इसीलिए वो इस तरीके के हमले कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ताकि एक तरीके का माहौल बने। इसके जी पीछे जो खास वजह है वो ये है। और बाकी जो अमेरिका और उन्होंने किया वो तो बहुत ही एकदम प्रिसाइज अटैक है, और वो कितना लंबा चलेगा ये है, ये भी अपने आप में एक मसला है। और आपने बिल्कुल जो बूट्स ऑन द ग्राउंड कहा है उसकी भी बात है, क्योंकि मुझे याद है कि जब इराक में जब वो पूरा उन्होंने कंट्रोल किया था, तो उसके जो बहुत सारे जो ऑफिसर्स वगैरह उनसे बात करें तो पता चलता है कि वो एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए ही वो मेनली करता है। पर जी ईरान में ये सब कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ की जो आम आवाम है वो कभी अमेरिकन जो गाइडेड रिजिम को शायद ही पसंद करे। नगेन साहब जी देखिए, अभी जो विजुअल्स आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे, ये वो विजुअल्स हैं खामेनी के घर के जब उनको मारा गया। और साथ में जो दूसरे विजुअल्स आप देख रहे हैं वो दुबई के विजुअल्स हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे कि CIA के ऑफिस को ईरान ने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसको उड़ा दिया है। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आप देख रहे हैं, ये एक ऐतिहासिक वीडियो जरूर माना जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि खामेनी ने कितने मुस्तैदी से और कितनी जाबाजी से 40 साल तक लड़ाई की यूएस से। डिस्पाइट ऑल द सैंक्शंस, जितने भी सैंक्शंस लगे हुए ईरान पे, उसके बावजूद लड़ाई की। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग हैं ईरान में जो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 40 साल, लगभग 40 साल अगर कोई एक इंसान राज करता रहे तो उसके लिए किस तरह की विचारधारा उत्पन्न हो सकती है। और जो दूसरी बात होती है ऑफ कोर्स वो इस्लाम की होती है, और बात होती है इजराइल की, कि ईरान ही एक ऐसा देश है जो कि डटा हुआ है और इजराइल से लड़ रहा है। कभी कोई ये भी बोलते हैं कि वो तो मिडिल ईस्ट का हिस्सा ही नहीं है। लेकिन जो भी बात है, ईरान का जो पॉलिटिक्स है या जो ईरान की अहमियत है पूरे वेस्ट एशिया में, वो इस वजह से है क्योंकि वो इजराइल को चैलेंज कर पाते थे। आप देखिए ये दोनों विजुअल्स, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप ये ऐतिहासिक वीडियोस देख रहे हैं, और ये वॉर ऐसे समय में आ चुका है कि वो जगह जो कही जाती थी कि दुनिया की सबसे 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 सुरक्षित जगह है, और बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि आप दुबई चले जाइए, दुबई बहुत सेफ है। लेकिन अब सिचुएशन ये हो चुकी है कि पूरा वेस्ट एशिया जल रहा है। चलिए, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने के लिए अब ईरान का फ्यूचर क्या है, हमारे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट जुड़े हैं, कमर आगा साहब। कमर आगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। मैं आपका स्टूडेंट भी रहा हूं सर, जामिया में आप जब पढ़ाते थे, MCRC में पढ़ाते थे। तो बस मेरा सवाल ये है कि आप ये जो पूरा वेस्ट एशिया का माहौल है बहुत ही नया है दर्शकों के लिए, सबके लिए बहुत ही अचंभे वाला समय है। कभी किसी ने ये सिचुएशन इमेजिन नहीं किया था कि एक ही दिन में कोई खामेनी को गिरा देगा, मार देगा। अब बताइए कि ईरान का फ्यूचर क्या है कमर आगा साहब, आप कैसे देख रहे हैं पूरा वेस्ट एशिया का जो अभी सिचुएशन है? फिलहाल तो फ्यूचर अच्छा नज़र नहीं आता, क्योंकि ये अमेरिकन और इजरायली जो बॉम्बिंग शुरू हुई थी, मुझे नहीं लगता कि ये रुकेंगे। और इनकी हमेशा से पॉलिसी हमने देखी, चाहे इराक हो, अफगानिस्तान हो या लीबिया, ये बिल्कुल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर देते हैं। स्कूल कॉलेजेस पे अटैक करते हैं इजरायलीज। अब एक स्कूल के ऊपर तो बच्चों का स्कूल था जिसके ऊपर अटैक हुआ, 100 के करीब बच्चे, लड़कियां थी बच्ची, उनकी जान चली गई। शॉक एंड ओ इनका तरीका है, बिल्कुल हिला देने वाला। और ये कर रहे हैं। देखना ये है कि अभी तक तो खमेनी साहब जिंदा थे, जब तक तो बात दूसरी थी, उनके ऊपर एक एग्रीमेंट था, सहमति बनी हुई थी। अब देखना यह है कि नई लीडरशिप को कितनी एक्सेप्टेंस मिलती है, ये आने वाला समय बताएगा। और दूसरी बात ये कि ईरान में अधिकतर लोग जो हैं वो अमेरिका के फेवर में नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते थे कि ये रिजीम बदल जाए, मगर वो ये नहीं चाहते कि प्रो अमेरिकन रिजीम या अमेरिका दोबारा से वहाँ पे ईरान के अंदर अपना वर्चस्व बना ले। वो बहुत इंडिपेंडेंट माइंडेड कंट्री है, पुरानी सभ्यता है,
और वो देखना चाहते हैं कि अमन शांति और डेवलपमेंट चाहते हैं आम जनता वहाँ की। और खुमैनी साहब का तो ये था कि उनके पीरियड में 40 साल में ईरान ने बहुत तरक्की की थी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने डेवलप किया था वो यूरोपियन जी स्टैंडर्ड का है वहाँ पे। फिर उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह भी नए बनाए, स्पेस प्रोग्राम, और फिर उसके अलावा उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये बड़ा थ्राइविंग प्रोग्राम है बहुत। फिर उसके अलावा उनका नैनो टेक्नोलॉजी, और इस तरह से लगातार वो सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहे थे। जी तो उनका एक एक्सेप्टेंस था। अब ये देखना ये है कि नई लीडरशिप किस तरफ लेके जाती है, और अगर रीजनल वॉर की जो बात कर रहे हैं उससे तो ईरान के लिए और समस्या बढ़ जाएगी। जी खamenei साहब का जो प्लान था वो केवल वो चाहते थे कि अमेरिकन बेसिस को हिट करें, जी लेकिन इस समय उनके मरने के बाद से जो IRGC है उसने चारों तरफ अटैक जो किए हैं उससे तो और ईरान के जी दुश्मनी पूरे क्षेत्र से बढ़ती हुई नजर आती है। और मुझे नहीं लगता कि इजराइल एंड अमेरिका अभी बात भी करेंगे, बल्कि दे विल कंटिन्यू। जी हालांकि ये सही है कि ईरान की इतनी क्षमता है कि वो काफी डैमेज इजराइल को पहुंचा सकता है, लेकिन अब वेट करना चाहिए हमको 2-3 दिन, जी देखते हैं कि फिलहाल तो ईरान में चारों तरफ बॉम्बिंग हो रही है और बताया जा रहा है कि ईरान ने भी इजराइल में आज अटैक किए। जी अगर साहब थोड़ा सा दर्शकों को ये समझाइए कि ये ईरान ये वॉर हार चुका है कि नहीं, क्योंकि सबको अभी यही लग रहा है कि सुप्रीम लीडर को मार गिराया गया है। तो अब सुप्रीम लीडर के जाने के बाद ईरान कितना कमजोर हुआ है, और दूसरी बात हम ये समझना चाहते हैं कि ये अभी कितना लंबा खींच सकते हैं IRGC, और IRGC के साथ दूसरी सेना भी होती है क्या? थोड़ा ईरान का जो स्ट्रक्चर है उनकी आर्मी का, क्योंकि IRGC के नाम से तो लोग परिचित हैं, लेकिन वहां एक दूसरी आर्मी भी है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आप दर्शकों को अगर बता सके, पर्सपेक्टिव दे सके। IRGC उनकी मेन फोर्स है। IRGC का गठन इसलिए हुआ था कि वो इस्लामिक रिपब्लिक की मुहाफिज यानी गार्डियन के रूप में जी काम करती है। इसका काफी रिलीजियसली मोटिवेटेड भी है ये लोग बहुत ज्यादा, इमाम खुमैनी की आइडियोलॉजी से, और ये एक सबसे बड़ा फोर्स है। और ये जो है इनका ये काफी मॉडर्न वीपन से भी लैस है, और जी इसकी शक्ति बेइंतहा है। इसमें फिदाइन भी बेइंतहा है, बहुत से लोग ऐसे हैं मैं समझता हूँ बड़ी संख्या में है जो ईरान के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, यानी कहीं जाके कुछ भी कर सकते हैं अपने ये सुसाइड मिशंस हो या कुछ भी हो इस तरह के इनके। फिर उसके बाद ये भी है कि इनके नेवल भी है, फोर्स है इन्हीं ने बना जी रखी है, और इसके अलावा इनकी एयरफोर्स भी है, मिसाइल्स वगैरह जिसमें है, एयरप्लेन्स तो इनके पास कम है, पुराने जी हैं। इनके पास वेपन काफ़ी हैं और बड़े घातक हैं, इसे कि ईरान ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है उसको रोकना इजराइल या अमेरिका दोनों को मुश्किल हो रही है। हम देख रहे हैं जिस तरीके से अमेरिकन बेसिस पे पहले भी अटैक वो कर चुके हैं बहुत पिन पॉइंट, और फिर उसके अलावा इजराइल में भी जिस तरह के वो अटैक कर रहे हैं जी उससे लगता है कि काफ़ी घातक उनके पास मिसाइल है, ये सभी का मानना है। देखिए बहुत सी चीज़ें जो डेवलपिंग नेशन है इसमें लीडर के ऊपर डिपेंड करती है। उनका जी भरोसा जो था इमाम IRGC हो या ये जितनी भी फोर्सेस हैं उनके पास। दूसरी बात ये भी है कि ईरान में सारी चीज़ें वो इमाम खamenei ही कंट्रोल करते थे, सेना को भी कंट्रोल करते थे, जी फिर जितने भी डिपार्टमेंट हैं वहाँ के लगातार सुप्रीम लीडर ही सब कुछ था वहाँ पे। जी प्रेसिडेंट जो था उनकी पॉलिसीज को आगे बढ़ाता था, पार्लियामेंट में डिबेट होती थी उसको वो आगे बढ़ाने का काम करते थे। काम वही वो करते थे करता है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती थी जिसकी सहमति उनको मिल जाती थी जी सुप्रीम लीडर से। अब जी वो सुप्रीम लीडर रहा नहीं, नया उनके साहबजादे या जो भी आएंगे अब आने वाले, अभी तो फिलहाल एक काउंसिल बना दी गई है इंटरिम जो देखेगी, लेकिन आने वाले समय में देखना है कि किस तरीके से ईरान। फिर इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पे मौजूद है, ये वार जी से और ज्यादा बढ़ जाएगी वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस। इनफैक्ट बहुत रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ ईरान बढ़ रहा था, जी और अगर उसको कुछ समय मिल जाता जी तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे काफी हद तक कम या हो जाती।
यानी अमेरिका को पूरी तरीके से ये एक अंडरस्टैंडिंग थी कि एक बड़ा बदलाव ईरान में आने वाला था, डिस्पाइट सैंक्शंस काफी कुछ अच्छा हो सकता था और बदल सकता था। तो ये बहुत ही एक लंबी सोची समझी रणनीति है कि ये एक जैसे ट्रंप दिखाते हैं कि हमने सडनली ये 2-3 महीने में पूरा प्लान किया और मारा, क्योंकि हम जानते हैं कि सीरिया में क्या हुआ। सीरिया में अब कोई उनका समर्थन नहीं है ईरान का, सीरिया पूरी तरीके से अब अल शरा और दूसरे लोग कंट्रोल कर रहे हैं। अब हुदीज केवल बचे हुए हैं जो कि थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखा रहे हैं, और रशिया इधर उलझा हुआ है एक वॉर में, क्योंकि ना चाइना आया ना रशिया आया, और अभी तक तो कोई एक स्टेटमेंट भी नहीं आया उनकी तरफ से। तो पूरा जो वॉर है ये बहुत वेल प्लान्ड वॉर था अमेरिका का, या जो हुआ है, जो हो रहा है। जी हाँ, बहुत वेल प्लान, काफी समय से तैयारी चल रही थी। इन्फिल्ट्रेशन हो गया इतना जबरदस्त मुसाद का वहां के ऊपर कि सारे लीडर्स की उनके पास इंफॉर्मेशन है, कौन कहाँ है, यानी यहाँ तक के सुप्रीम लीडर को मार दिया। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसके मतलब ये कि कोई मोल था वहां पे जो उनको इंफॉर्मेशन दे रहा था कि कहाँ पे हैं वो, कब का है उनको। फिर दूसरी बात ये कि इनका बेसिक प्लान रिजीम चेंज का नहीं है। इनका बेसिक प्लान ये है कि जो इनकी टॉप लीडरशिप है इस समय, हार्ड लाइनर, उनको एलिमिनेट कर दो ताकि मॉडरेट को फिर मजबूर कर दो कि वो अमेरिका के साथ डील कर ले। फिलहाल इनका प्रोग्राम ये, अमेरिकन इससे भी घबराते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस्लामिक रिजीम कोलैप्स हो जाए, उसके बाद वहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाए। अगर डेमोक्रेसी आएगी तो फिर वो नेशनलिज्म प्रमोट करेगी, जैसा पहले कर चुकी है मुसद्दिक के पीरियड में। फिर मुसद्दिक को हटाना पड़ा था, अमेरिकन और ब्रिटेन ने मिलके एक कू ऑर्गेनाइज किया था 1953 में, उन्होंने ऑयल को नेशनलाइज कर दिया था। तो वो नहीं चाहते कि कोई नेशनलिस्ट गवर्नमेंट या कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ईरान में आए, इसलिए कि उससे लड़ना अमेरिका के लिए आइडियोलॉजिकली बहुत मुश्किल है। बड़ा ही डिफरेंट बात आपने बोली आगा साहब कि यूएस नहीं चाहेगा कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए। हमारे साथ दूसरे गेस्ट भी जुड़े हैं, तेजावत साहब हैं, चतुर्वेदी साहब हैं, उनके पास भी जाएंगे। थोड़ा सा पहले आप एक बार बता दीजिए एक कमेंट कि आपने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि वो तो बात ही करते हैं डेमोक्रेसी की, और रेजा पहलवी बनेंगे कि पेजेस्कियान को ट्रंप अपना एक हथियार बना सकते हैं। कौन एक नया चेहरा आ सकता है? और आपने जैसे बोला कि वो नहीं चाहेंगे कि डेमोक्रेसी आए, तब तो पेजेस्कियान एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं ट्रंप के लिए। उसके बाद तेजावत साहब के पास जाएंगे। जी देखिए क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, मैं तो नहीं बता सकता। लेकिन आपने बोला कि वो अमेरिका डेमोक्रेसी नहीं चाहेगा, नहीं तो उनके लिए घातक साबित हो सकता है। किसी भी देश में डेमोक्रेसी को नहीं, उस बात जरूर करते हैं, अमन शांति की बात करते हैं और युद्ध लॉन्च करते हैं जी। उनके युद्ध भी अमन शांति के लिए होते हैं। उस अमन शांति को लाने के लिए वो कई मुल्कों को अब तक ध्वस्त कर चुके हैं। जी। मिडिल ईस्ट में उनकी साफ पॉलिसी, उनके जितने भी एलाइज हैं सब ऑटोक्रेटिक रिजीम है, चाहे सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, कतर, बहरीन, ओमान, इन सभी जगह पे इसी तरह के हैं इनकी। और फिर उसके बाद अफ्रीका में भी जितने इनके एलाइज हैं वो भी सब डिक्टेटर ही नजर आते हैं। तो डेमोक्रेटिक रिजीम्स जो होती है वो अपने इंटरेस्ट में काम करती है, वो अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं करेगी। इनको चाहिए ऐसी गवर्नमेंट जो उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करे। वो कोई ऑटोक्रेटिक रिजीम ही ऐसा काम कर सकती है। ठीक है, अगर डेमोक्रेसी है तो फिर एक कोई भी इशू आएगा, डिबेट होगी, पार्लियामेंट में जाएगा, पता नहीं कितना समय लगेगा, पास होंगे रेजोल्यूशन, नहीं होंगे, और वो अपने हित को देखेंगे। यहाँ पे तेल का मसला है या अमेरिकन इंटरेस्ट होते हैं, मिनरल्स का मसला होता है जो जहाँ पे है। तो बेस्ट थिंग ये है कि आप ऑटोक्रेटिक रिजीम्स है उसको डील कीजिए, या आर्मी बैक रिजीम जैसे पाकिस्तान में है, इन सब से कीजिए। एक आदमी से डील करना होता है, एक इंस्टीट्यूशन से, और काम बन जाता है। तो इनकी ये हमेशा काफी समय से इनका अमेरिका जो है कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो कमिटेड है डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए, मगर वो ये कहते हैं कि इंटरेस्ट फिलहाल जो है वो इसमें है कि हम इन गवर्नमेंट को डील करें, क्योंकि पहले वो कहते थे इंटरनेशनल कम्युनिज्म एक थ्रेट है अमेरिका के लिए, अब वो बात करते हैं इस्लामिक मिलिटेंसी एक बड़ी थ्रेट है, इसलिए हम इनसे ऑटोक्रेटिक रिजीम से डील करते हैं। तो इस तरह से वो अपनी को फेस सेविंग निकाल के लाते हैं।
जी, शुक्रिया, आपने हमारा पर्सपेक्टिव दिया इस चीज़ पे। तेजावत साहब, जो मतलब डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं वही शायद डेमोक्रेसी के दुश्मन है, या पूरा मामला केवल ये है कि आप तेल निकालिए एंड कीप ड्रिलिंग, जैसा ट्रम्प बोलते हैं? देखिए, ये मैं बार बार कहता रहा हूँ कि ये जितने भी जो नियो इम्पीरियलिस्ट, जो नियो कॉलोनियलिज्म में यकीन करने वाले लोग हैं, उनके लिए डेमोक्रेसी एक खाली टूल होता है। जी, और ये दरअसल इतने लंबे समय तक इसलिए दुनिया को डिस्टर्ब इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनके खिलाफ एक कम्युनिस्ट रिजिम थी जो उनको हर समय रोक रही थी। और जी, ये जो वेलफेयर स्टेट भी अगर इन्होंने उस अवधारणा को भी अगर प्रमोट किया तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट चैलेंज है। जी, तो यह तो जी, लगभग तय है कि ये जो जितने भी देश हैं वो खाली बिल्कुल जैसा कि कमर आगा साहब ने बिल्कुल ठीक बोला है, जी, वैसा ही है कि ये खाली डेमोक्रेसी का राग अलापेंगे। जी, ठीक वैसे ही जैसे कि भारत में अपने रूल को जस्टिफाई करने के लिए वो कहते थे कि हम यहाँ विकास लेने के लिए आए हैं, हम यहाँ परिवर्तन करना चाहते हैं। तो जी, अमेरिका और उसके जितने भी जो एलाई देश हैं उनका लगभग लगभग वैसा ही रुख है इन सब तमाम मसलों पे। और जी, ये वाकई सोचना होगा कि इनके जितने भी जो दोस्त हैं वो तो डिक्टेटर ही हैं, जी, चाहे जी, अगर हम वेस्ट एशिया में देख लें या जी। अफ्रीकन कंट्रीज में देख लें। अच्छा, मुझे मुझे नगेंद्र। मुझे मुझे एक अभी इम्पोर्टेंट जानकारी दी जा रही है कि अली लारीजानी, उनका एक ट्वीट आया है ट्रम्प के ट्वीट के बाद, और मुझे ये भी बताया गया कि आगा साहब हमारे साथ काफ़ी कम समय के लिए जुड़े हैं। मुझे पता है आगा साहब आपके आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है और बहुत सारे लोग आपसे बात करना चाहेंगे। आगा साहब, आपको जाने के पहले बस मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा, उसको आप प्लीज़ हमें थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए कि लोगों को समझ में आ सके। सबसे पहला मेरा जो सवाल है आगा साहब, वो ये है कि क्या हम इसे मान सकते हैं कि एक विश्व युद्ध की तरफ पूरा मामला जा रहा है, कि बस ये एक बोलने की बात है, भले ही इतनी सारी स्ट्राइक्स हो गए लेकिन हो सकता है 2 दिन के बाद ईरान को पूरे तरीके से तबाह कर दिया जाए और इस तरह की चीज़ें दिखे नहीं। थोड़ा सा लोगों को पर्सपेक्टिव दे दीजिए, क्योंकि अब तो जो वॉर है वो एक आम बात हो गई है। जब से रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ उसके बाद ये रुका ही नहीं है। पहले भी चलती थी वॉर, लेकिन इस तरीके का कभी बच्चों ने भी नहीं सुना होगा, किसी ने देखा नहीं होगा, जो नई जनरेशन है। तो उनको थोड़ा पर्सपेक्टिव प्लीज दीजिए। और एक कमेंट मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप ट्रंप को आप एज ए पर्सनैलिटी क्या समझते हैं, और आपको लगता है कि ये जो पूरा दुनिया में चल रहा है इसके पीछे केवल एक ट्रंप एक पर्सनैलिटी है, कि ये पूरा का पूरा विश्व के जो सबसे पावरफुल लोग हैं, वो जो कंट्रोल करते हैं, जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में आता है, रॉथस्चाइल्ड का हम नाम लेते हैं, कौन चलाता है ये पूरा दुनिया को? वर्ल्ड ऑर्डर कौन डिसाइड करता है? ट्रंप जैसे लोग, कि उसके पीछे भी बहुत बड़ी शक्ति है? माफी चाहूंगा, 2 बड़े लंबे सवाल पूछे, लेकिन देखिए, अगर आप उसको बता दें। पहली बात तो यह है कि विश्व युद्ध मुझे नहीं लगता कि होगा। कहाँ है रशिया? अभी तक तो दिखा नहीं। कहाँ है चाइना? तो उनकी कमजोरी की वजह भी थोड़ा, क्योंकि बातें करते हैं शक्ति है ही लेकिन नहीं, उतनी शक्ति नहीं है, उस तरह की पावर नहीं है ये लोग उनके पास। इतने बेसिस नहीं है इनके पास मिलिट्री। जी, चाइना इकोनॉमिक पावर है, और चाइना की जो पावर है वो हमेशा वो अपने हित में काम करते हैं। कभी उन्हीं ने जितने भी असलहे उन्हीं ने ईरान को दिए हैं, बेचे हैं। ये नहीं, फिर उसके बाद रशिया ने अगर $300 बिलियन अपना इन्वेस्ट किया यूरोप में और अमेरिका में, मेनली यूरोप में, जो सीज हो गया। अगर $20 बिलियन भी वो सीरिया में इन्वेस्ट कर देते तो बशर अल असद की रिजीम न जाती। जी, रशिया का बेस थे वहां के ऊपर, ईरान सीरिया के अंदर। एक बार भी उन्हीं ने इजरायली जहाजों को आने से नहीं रोका। इजराइल लगातार वहां पे बॉम्बिंग करता रहा। तो ये कैसे एक तरफ आप सीरिया से डील कर रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल से भी आपकी डीलिंग है, डुअल डीलिंग उन्हीं ने की। अब मुसीबत में है, अब परेशान है। ईरान में भी उनका जिस तरीके से ईरान ने खुल के उनका साथ दिया था, जी, रशिया वैसा दे भी नहीं सकता। एक तो अपनी वॉर में इंगेज है, और दूसरी बात यह कि उनकी अपनी बड़ी प्रॉब्लम्स है। फिर चाइना के लिए हमने ये भी देखा है कि चाइना हमेशा अपने हित, अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पहले देखता है, और वो इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो अमेरिका के साथ कोई कन्फ्रंटेशन कर सके या जी, लड़ाई कर सके। दूसरी बात ये कि सारे अरब देश जितने हैं वो ईरान के खिलाफ हैं। आज से नहीं, 1000 साल से मुझे से भी ज़्यादा होगा वो खिलाफ हैं ईरान के। शुरू से अरब पर्शियन राइवलरी आज की नहीं है, बड़ी पुरानी है।
दो जी सभ्यताओं की लड़ाई है और ईरानियन सभ्यता कंटिन्यूअस है, बड़ी प्रोग्रेसिव है रही है और हाईली डेवलप लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ईरान जो है वो एक नेशन ऑफ एजुकेटेड पीपल कहलाता है, इतना ज़्यादा। हालांकि शाह के पीरियड में इनकी हालात बहुत ख़राब थे, इतनी एजुकेशन भी नहीं थी जी। जितनी लेकिन सर रेवोल्यूशन के बहुत सारी बाद आई। फोटोज वायरल होती थी कि औरतें स्कर्ट में दिख रही है, बहुत ज्यादा आजादी है और बहुत ही अलग अरे माहौल है। भाई, स्कर्ट में दिखने से थोड़ी ना होता है कि तरक्की लेकिन हो वही गई। फोटोज वो वायरल होके एक नहीं, अलग वो रूप बताती थी ईरान का। एक औरतें था वहां सिगरेट के पीते ऊपर। हुए एंड ऑल। जी औरतें आज भी वहां सिगरेट पीती हैं, स्कर्ट आज भी पहनती हैं, उसके ऊपर से एक चादर हो जाता डाल लेती हैं। दूसरी बात यह है कि उस समय जो ईरान था शाह के पीरियड में, वो तेहरान, इस्फहान और 3-4 सेंटर थे और जी सारा पैसा दौलत जो थी वहां पे सेना की थी, या रॉयलिस्ट जो रॉयल फैमिली से जो रॉयलिस्ट कहलाते थे, जो आज जी भी हैं यूरोप में बहुत पैसे वाले, जी उनके पास थी। आम जनता बहुत देहातों में और छोटे शहरों में काफ़ी गरीब थी, गुर्बत थी, जिसका पता नहीं था। नाइट लाइफ थी, क्लब्स थे, ये सारी चीज़ें थी। अमेरिकन सोल्जर्स थे, उनके हिसाब से बनाई गई थी जी ताकि वो एंजॉय भी कर सकें। और इस रेवोल्यूशन में आने के बाद वो सब खत्म हो गई। इनका कंसंट्रेशन ये था कि हम एजुकेशन देंगे। दूसरी चीज देखिए, कोई रिजीम परफेक्ट नहीं होती। जी इनके यहाँ भी बड़ी प्रॉब्लम्स थी, ह्यूमन राइट्स को लेके बड़ी प्रॉब्लम थी। इमाम खमेनी जो थे वो चाहते थे, जैसा वो सोचते थे, चाहते थे कि पूरा देश उस तरह से करे, तो एक टेंशन रहता था। और जनता चाहती थी, एक एक सेक्शन था जो चाहता था कि रिजीम चेंज हो वहाँ, लेकिन जी वो बहुत बड़ा नहीं था। दूसरी बात ये कि वो चाहते तो थे रिजीम चेंज हो, मगर डेमोक्रेसी आए। वो ये नहीं चाहते थे कि ये रिजीम जाए और वहाँ के ऊपर अमेरिकन बैक्ड कोई रिजीम आ जाए, जैसे अब वेनेजुएला में हो गया। वो ईरानी इसको कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जी अगर मॉडरेट गवर्नमेंट इसको ट्राई करेगी भी, आती भी है, इनका जो प्लान है कि चुन चुन के सबको मार दो जितने बड़े लीडर हैं, और ऐसा लगता है कि जो मुसाद है वहाँ काफ़ी हद तक पेनिट्रेट कर चुकी है और जी ये मारने में काफ़ी इनको। डिफेंस मिनिस्टर मर गया, उनके टॉप आर्मी जनरल बहुत से मर गए हैं। फिर उसके अलावा खमेनी को उन्हीं ने मार दिया, जो सुप्रीम लीडर है। जी और फिर ये जो सोच रहे हैं कि अमेरिकन वहाँ के ऊपर एक मॉडरेट आ जाएंगे सत्ता में, तो फिर उसके बाद वो उनसे जो है अपना अमेरिका का वहाँ पे वर्चस्व होगा, ये ईरानी नहीं एक्सेप्ट करेगा। दूसरी बात ये कि जब तक रेवोल्यूशनरी गार्ड है, जी ये सेना है, तब तक तो मुझे नहीं लगता कि ये वो अलाउ भी करेंगे हम्म इस चीज हम्म हम्म के वहां पे आए। दूसरी चीज, आप जो ट्रम्प के बारे में पूछ रहे हैं, जी देखिए अमेरिका के अंदर जो होता है वो प्रेसिडेंट जो होता है, वो बेसिकली वहाँ पे जो मेन पॉलिसी और प्लानिंग ये सब जो होती है, वो वहाँ का इस्टेब्लिशमेंट तय करता है। जी ये बहुत पुराना इस्टेब्लिशमेंट का जॉर्ज बुश के समय से ये प्लान था कि तेल के ऊपर कब्जा होना चाहिए। हम्म ये पूरा, ये जितनी भी इस समय वार हो रही है, या पिछले दिनों से जो हम देख रहे हैं, जितनी भी वार हुई, चाहे लीबिया में हुआ, इराक में हुआ, या सीरिया में हुआ, या वेनेजुएला में हुआ, या अब ईरान में हो रही है, ये सब ऑयल वार है, ऑयल के जी ऊपर कब्जा कर। फिर ईरान जो है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत लोकेटेड है। एक तरफ तो इसके बॉर्डर पाकिस्तान, ये पहले इंडिया से मिलता था जब पाकिस्तान नहीं था, जी दूसरी तरफ इराक से मिलता है, सेंट्रल एशिया की कई रिपब्लिक से मिलता है, कॉकेशस रीजन से जाके मिलता है इसका अजरबैजान के थ्रू। तो रिवर के दूसरी, सी के दूसरी तरफ रशिया है। तो बहुत ही स्ट्रेटजिकली। और फिर दूसरी ये कि अमेरिका का जो प्लान है कि ईरान में, पहले इराक में रिजीम चेंज करो, प्रो अमेरिकन बनाओ, फिर ईरान की रिजीम इराक की मदद से चेंज करो, जो जी नहीं कर पाए, फिर वहां से सेंट्रल एशिया जाओ, सेंट्रल एशिया में रशियन इन्फ्लुएंस है, उसको न्यूट्रलाइज करो। तो इनका तो बहुत बड़ा प्लान है। अब कितनी कामयाबी मिलेगी, लेकिन होगा ये कि इसके चलते हुए मुझे लगता है कि अराजकता फैलने का भी डर है बहुत और से रीजन। न्यू मिडिल मिडिल ईस्ट ईस्ट का। बनाने की जी बात बता रहे हैं। ट्रम्प जो है, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है, ये एक नया एजेंडा लेके आए हैं जो अमेरिकन पॉलिसी से थोड़ा फर्क है। ये एक तरफ तो पुराना जो एजेंडा है तेल पे कब्जा करने का, वो तो है। जी दूसरी तरफ ये भी है कि ये अपना जो वर्चस्व बना रहे हैं अमेरिका के अंदर। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा हम्म मूवमेंट हुआ है, जिसने ट्रेडिशनल जो उनकी
रिपब्लिकन पार्टी को बिल्कुल कमज़ोर कर दिया है, बल्कि ये मूवमेंट ने टेक ओवर कर लिया है। और कहाँ तक कामयाबी मिलेगी ये मुश्किल है, इसलिए कि अमेरिका के अंदर बहुत इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। जी और दूसरी ये भी है कि ट्रम्प के खिलाफ भी बहुत से लोग हो रहे हैं वहाँ पे। खुद इनके जो मेगा मूवमेंट है, इन्हीं ने प्रॉमिस किया था कि कोई युद्ध नहीं करेंगे, वो अमन शांति रखेंगे, अमेरिका को में इन्वेस्टमेंट करेंगे, बाहर से लेके आएंगे, जो जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको बाहर निकालेंगे, और जो माइग्रेंट हैं उनको भी कम नए को आने नहीं देंगे, लोकल लोगों को जॉब्स मिलेगी और दोबारा से अमेरिका एक मिडिल क्लास सोसाइटी बना। ये तो ख्वाब की बातें हैं, अब जो संभव नहीं है, इसलिए इनका काफ़ी अपोजिशन भी हो रहा है। और मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर इनके लिए काफ़ी मुश्किल भी अमेरिका के अंदर खड़ी हो जाएगी। फिर दूसरा इनका ट्रेडिशनल अलायंस था एंग्लो सैक्सन, वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा मूवमेंट ने उसको बिल्कुल काउंटर कर रखा है। यूनाइटेड नेशन का जो अमेरिका का एक वो था उसूल के रूल बेस्ड पॉलिसी, रूल बेस्ड सिस्टम्स के ऊपर वो बात करते थे, जो यूनाइटेड नेशन जिसके तहत था उसको भी इन्हीं ने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है। और जो ट्रेडिशनल एलाई थी लाइक ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, 5 आइज जिन्हें कहा जाता था, उनसे भी इनके रिलेशन अच्छे नहीं है। और फिर जो वो है नेटो, उसमें भी काफ़ी हड़कंप नज़र आती है। जिस तरह की ये पॉलिसी और बातचीत कर रहे हैं, उससे अमेरिका के प्रति यूरोप में भी काफ़ी चिंता है। और फिर ग्लोबली भी जिस तरीके के ये युद्ध हो रहे हैं, मिडल ईस्ट अभी तक एटलीस्ट ये पार्ट जो था ये काफ़ी स्टेबल था, ये भी इनस्टेबल होता हुआ नज़र आता है। धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया कमर आगा साहब, आपने वक्त दिया और बहुत ही अच्छे से हमें समझाया कि ट्रम्प के दिमाग में क्या चल रहा है और यूएस के दिमाग में क्या चल रहा है। पैनल में आपके पास तो बड़ा अच्छा पैनल है, मैं सुन रहा था। जी शुक्रिया शुक्रिया। और प्लीज हमसे जुड़ते रहें, जब भी आपको मौका मिले हमें बहुत आनंद आएगा अगर आप हमसे जुड़ेंगे, और हमारे दर्शकों को बहुत ज्यादा आनंद आएगा, उनको समझ में आएगा कि पूरा जो पॉलिटिक्स है मिडिल ईस्ट का। इस मुल्क में बहुत से लोग हैं, हम अकेले नहीं हैं जानने वाले। सर आपके स्टूडेंट रहे हैं, हम लोग आपके स्टूडेंट रहे हैं एमसीआरसी में। मैं तो कुछ दिनों के लिए विजिटिंग प्रोफेसर था वहां, मैं बेसिकली तो जर्नलिस्ट हूँ। लेकिन आपने जो नाम वहां पे छोड़ा है एमसीआरसी में, वो अभी भी बरकरार है और लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं। जब भी वेस्ट एशिया की बात आती है तो आपका नाम याद आता है। एक दिन जाके क्लास ले लेता था आप लोगों का। एमसीआरसी उसके नाम पे ही अपने आप को ज्यादा प्रचार कर रहा है और काफी ज्यादा सक्सेसफुल स्टूडेंट्स वहां से निकल रहे हैं। मैं बहुत सी यूनिवर्सिटीज में विजिटिंग प्रोफेसर रहा हूँ, यहाँ भी बाहर भी, लेकिन मैं बेसिकली तो पत्रकार ही हूँ। जी नहीं, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, एंड थैंक यू, आपने आज टाइम निकाल के हमें दिया। बिल्कुल बहुत अच्छा रहा। और अब हमारे साथ तेजावत साहब हैं, चतुर्वेदी साहब हैं। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा सर कि काफ़ी देर तक हम आपके पास आ नहीं पाए। अब जो दूसरा पर्सपेक्टिव हम अब जानना चाहते हैं, आपको क्या लग रहा है कि कितना लंबा खिंच सकता है ये युद्ध? क्योंकि जिस प्रकार से ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पे चीज़ें लिखी है, वो बहुत ही अलग चीज़ चल रहा है। तो मेरे को एक अभी अपडेट भी दी जा रही है कि एक नया सुप्रीम लीडर बनाने जा रहे हैं। I'll just get to that. अली रेजा अराफी को सुप्रीम लीडर बनाया जाएगा। ये बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। तेजावत साहब, आपने नाम सुना है? मैं तो अभी बस डिटेल मेरे को आएगी, मेरे को बताया जाएगा, लेकिन आपने नाम सुना है अली रेजा जराफी? अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वही है जो इनके खमनी साहब का आर्मी कमांड संभाला करते थे, पर अब देखते हैं कि क्या है। पर जहां तक मेरा अंदाज है ये वही अली रजा खान, तो अली रेजा अराफी जी, ये नाम अभी सामने आ रहा है। अली रेजा अराफी, जो कि नए मतलब महान आदमी जी, ये एक इरानियन ऑथर हैं और इनका पूरा नाम है अयातुल्ला अली रेजा अराफी, और इनको एज अ रिप्लेसमेंट चुना गया है। एक और अयातुल्ला आ रहे हैं जी। तो बिल्कुल यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि एक और अयातुल्ला आ रहे हैं, तो चीजें वही